आज हम भूगोल में ये जानने की चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा करेंगे कि भूगोल आखिर है क्या, क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या उपादेयता है, और साथ ही साथ भूगोल विषय के विकास पर भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हर विषय किसी अन्य विषयों से उपजता है। आधारभूत विषय यदि आज से हम 500 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व की बात करें तो भाषा, गणित और थोड़ा बहुत विज्ञान, ये मूल विषय थे। जैसे जैसे काल बढ़ता गया, आगे आता गया, मनुष्य का विकास होता गया, तो विषयों का भी विकास हुआ, नए नए विषय सामने आए। भूगोल, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, पृथ्वी गोल है, इसको लेकर जो धारणाएं अवधारणाएं तत्कालीन समाज में थी, उस पर इस पे पढ़ा जाता है। और बाद में इसमें निश्चित रूप से इस अवधारणा में कुछ परिवर्तन आए रहे होंगे, आए भी, लेकिन इसका नाम भूगोल रखा गया। भूगोल एक विषय बनने से पहले हम ये समझ लें कि हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के अंतर्गत इस अध्याय को। यानी इसमें भौतिक शब्द भी है, भूगोल भी है और मूल सिद्धांत भी हैं। दूसरे शब्दों में, भूगोल के बाद हमको समझना है भौतिक भूगोल क्या है। भूगोल के बाद हमको समझना है कि भौतिक भूगोल भी क्या है। जब हम लोग माध्यमिक कक्षाओं में थे, हम में से जो लोग पढ़ के अब 11वीं में आए हैं, उन्होंने भूगोल विषय को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पढ़ा है। यानी वह सामाजिक अध्ययन का एक हिस्सा था। लेकिन 11वीं में जब आप आते हैं तो अपनी इच्छानुसार इस विषय का चयन किया आपने। अन्य विषयों के साथ साथ भूगोल को भी एक विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमने इसको लिया है। जो 5 विषय हमको 11वीं में लेने पड़ते हैं उसमें, और भूगोल विषय लेने का निर्णय आपका स्वयं का है। ये इसलिए कह रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से जो विषय हम लिए हैं, निश्चित रूप से वे विषय हमारे हृदय के, हमारे दिल के निकट हैं, हमारी पसंद के हैं, इसलिए हमने लिया है। तो इसलिए इस विषयों को समझना उस हद तक आपके लिए थोड़ा सरल होगा, क्योंकि ये आपके अपने चुने हुए विषय हैं। 10वीं में सामाजिक विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन 11वीं में ये आपके लिए हुए विषय हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे 5वीं तक की कक्षा में भूगोल, इतिहास और सारे विषय किसी एक पुस्तक में पढ़ाए जाते थे और बहुत ही आधारभूत जानकारी होती थी। 9वीं 10वीं में आते आते आपने भूगोल को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कुछ अध्याय उसमें पढ़े, पृथ्वी के बारे में थोड़ा बेहतर जाना। फिर सामाजिक अध्ययन के बाद अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन का एक विषय अलग से, वह कहलाता है भूगोल। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, भूगोल के और नए नए रूप सामने आएंगे। यहीं आप देख लीजिए कि हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये हमारे मुख्य विषय है। और इसमें हमने अभी तक जो 9वीं 10वीं में जो पढ़ा, उसमें जल और थल,
उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमने ली। वायुमंडल हमारे विषय से, हमारे कोर्स से थोड़ा दूर रहा, तो हमने जलमंडल और थलमंडल का अध्ययन किया। हम पृथ्वी पर रहते हैं, उसके धरातल पर रहते हैं। जन्म से मरण तक हम पृथ्वी पर हैं। उसके आसपास, हमारे आसपास पृथ्वी में जो भी है प्राकृतिक चीज़ें, उससे हम वाकिफ़ हैं। चाहे वो सभी तरह के जानवर हों, पक्षी हों, प्लांट्स हों, पौधे आदि हों, वनोपज हों, और पठार, नदियाँ, पहाड़ियाँ, मिट्टी आदि आदि। तो निश्चित रूप से हम अपने वातावरण को बेहतर समझें, अपने प्राकृतिक वातावरण को बेहतर समझें, इसका प्रयास भूगोल विषय में किया जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो शुरू से इन संसाधनों पर आश्रित रहा, आदिकाल से यदि हम बात करें तो आदिकाल में मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा था। थोड़ा कल्पना करिए, आज से 10,000 20,000 वर्ष पूर्व की, जब पृथ्वी तो थी, मानव भी था, और वो पृथ्वी का विकास हुआ, कुछ परिवर्तन आए, मानव का भी विकास हुआ, कुछ परिवर्तन आए। जो सबसे आदिम मनुष्य था, आदि मानव था, वह प्रकृति से कतई छेड़छाड़ नहीं करता था, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं थी। वह भी एक जानवर की तरह था। प्रकृति उस पर बहुत हावी थी। दूसरे शब्दों में, प्रकृति को वह चैलेंज नहीं कर सकता था। यदि पानी गिर रहा है तो उस पर उसका कोई बस नहीं था और उसको कहीं शरण लेनी पड़ती थी। यदि उसे खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कंदमूल, तो उसे किसी अन्य तरीके से अपना निर्वाह करना पड़ता था, भरण पोषण करना पड़ता था। स्वयं कुछ नहीं कर सकता था, स्वयं प्रकृति को नहीं बदल सकता था। सो ये हुई आदि मानव की बात। जैसे जैसे उसका ज्ञान और बुद्धि बढ़ती गई, जैसे जैसे उसका विकास होता गया, वैसे ही इन प्राकृतिक प्रदत्त साधनों के उपयोग में उसने कुछ अपनी बातें डालनी शुरू की। प्राकृतिक प्रदत्त साधन उसको एक कुछ नए रूप देने लगा। समय के साथ आहार और भरण पोषण, आवास आदि में भी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इसमें भी उसने विकास किया। तो आदि मानव की ये विकास यात्रा की शुरुआत में प्रकृति बहुत हावी और मानव एकमात्र बहुत ही भीरू व्यक्ति था, जो उसको हर चीज़ का उसको पालन करना था। धीरे धीरे विकास के साथ साथ मानव ने प्रकृति के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी शुरू की, और छेड़छाड़ का अर्थ है उसमें कुछ प्रयोग करना। जैसे उसने फल फूल कंदमूल उगाना शुरू कर दिया स्वयं, जैसे उसने कॉटन से कपड़े बनाना शुरू कर दिया, जैसे उसने पत्थरों के बदले औजार के रूप में अब तीर और भालों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे उसने धातुओं के उपयोग की उपादेयता को समझा और तदनुसार उसने अपने हथियारों की गुणवत्ता में परिवर्तन किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ, अपनी बुद्धि और कौशल के विकास के साथ साथ, ज्ञान के विकास के साथ साथ, मानव ने प्रकृति के साथ अपनी छेड़खानी थोड़ी बढ़ाई और दिनों दिन बढ़ती चली गई। प्रकृति बनाम मानव
आज स्थिति ये है कि मानव अपने को लगभग पूर्ण रूपेण प्रकृति को नियंत्रित करने वाला मानने लगा है। कहाँ आदि मानव, जहाँ पे प्रकृति इतनी ऊंचाई पर था, अत्यधिक ऊंचाई पर, और मानव नीचे, धीरे धीरे पलड़ा बदलने लगा और मानव ऊपर जाने लगा और प्रकृति को धीरे धीरे उसने कंट्रोल करना, नियंत्रित करना सीखा। और धीरे धीरे ऐसा काल आया जब उसने महसूस किया कि अब हमने प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है। यद्यपि इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि आदि मानव की तुलना में आज का मानव प्रकृति से अपने को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानता है। ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, मानव बनाम प्रकृति, मानव बनाम प्राकृतिक संसाधन, यह भूगोल का एक अभिन्न हिस्सा है। विश्व में प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था और उसके साथ ही सांस्कृतिक परिदृश्य, इन तीन शब्दों को थोड़ा हम समझने की कोशिश करें तो हम भूगोल की उपादेयता को बेहतर समझेंगे। सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। प्रकृति जैसी है, एज इट इज प्रकृति, सामाजिक व्यवस्था, उसमें रहने वाले लोग जैसे रह रहे हैं और उनकी जो अपनी खुद की संस्कृति बन रही है, ये हर जगह अलग अलग है। प्राकृतिक पर्यावरण अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्षेत्र ठंडा है, जिस ऐसे दो क्षेत्रों का जहाँ का तापमान एक जैसा हो, वहाँ की भूमि रचना एक जैसी होगी, या वहाँ के वनोपज, फूल पौधे, जीव जंतु एक जैसे होंगे, यद्यपि तापमान एक है। उसी प्रकार जरूरी नहीं है कि सभी नदियाँ एक ही दिशा में एक तरह से बहती हों। कुछ नदियाँ अलग दिशाओं में जाती हैं, कुछ अलग रूप में बहती हैं। भारत में ही आप देखें कि सारी नदियाँ जहाँ एक दिशा में हैं, वहाँ नर्मदा नदी दूसरी दिशा में बहती है। ये प्रकृति का खेल है। तो प्रकृति की विभिन्नताएं, ऐसे ही प्रकृति की विभिन्नताओं की बात करें तो जलवायु के साथ साथ पृथ्वी के धरातल की भिन्नताएं, पठार, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं घाटियां हैं, कहीं मरुस्थल हैं, नदी नाले हैं, आदि आदि। तो ये जो विविधताएं हैं, पर्यावरण की विविधता, उसके बाद दूसरा है सामाजिक व्यवस्था की विविधता। जो लोग मानव जो वहाँ रहते हैं वो अलग अलग रूप में रहते हैं, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था अलग है। अलग रूप से मेरा अर्थ ये नहीं दिखने में अलग, बल्कि उनकी जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो अलग अलग है। और तीसरी, सांस्कृतिक शैलियाँ हर जगह की अलग हैं। आप भारत की संस्कृति की तुलना किसी अन्य देश की संस्कृति से करें तो बिल्कुल भिन्न है। रूस की तुलना वहाँ की संस्कृति की आप इंग्लैंड की संस्कृति से करें तो बिल्कुल भिन्न है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो नृत्य वगैरह हैं, उसकी जानकारी अन्य क्षेत्र को कतई नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है। ऐसे ही अमेरिका का जो संगीत है वह हमारे संगीत से बिल्कुल भिन्न है। तो ये सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक व्यवस्था की भिन्नता और प्राकृतिक पर्यावरण की भिन्नता, ये हमें बहुत सब जगह मिलती है। तो हमें याद रखना होगा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत सारी भिन्नताएं हैं। दूसरा, इन भिन्नताओं का अध्ययन जब करते हैं तो एक तो वैश्विक स्तर पे अध्ययन होता है, यानी बड़े स्केल पे, जिसे मैक्रो लेवल कहते हैं, MACRO, मैक्रो लेवल, बड़े स्तर पर। और एक होता है माइक्रो स्तर पर, अर्थात हम भारत की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति दोनों अलग पाते हैं।
भारत की संस्कृति का अध्ययन करते करते हम फिर छत्तीसगढ़ के संस्कृति के अध्ययन पर आते हैं। ऐसे ही हम विश्व की जलवायु का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद महाद्वीपीय जलवायु का अध्ययन करते हैं, वहाँ से देश की जलवायु पर आते हैं और फिर हम किसी क्षेत्र की जलवायु पर आते हैं। दूसरे शब्दों में कि हमें एक ख्याल रखना होगा कि भूगोल की इस विविधता का जिसकी जिक्र मैंने पहले किया कि बहुत विविधता है, इस विविधता के साथ स्थानिक या स्थानीय और कालिक परिवर्तन होते रहे। अब कालिक परिवर्तन क्या है? ये कालिक परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ साथ परिवर्तन होना। लाखों साल पहले, लाखों वर्षों पहले हिमयुग था, फिर स्टोन एज आया, चट्टानें आई, चट्टानों का काल आया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिमयुग है वह कुछ क्षेत्र तक सीमित हो गया है। अब केवल अंटार्कटिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही हिमयुग जैसी स्थितियां हैं, लेकिन बाकी विश्व में परिस्थितियां पूरी बदल गई हैं, बल्कि मरुभूमि बन चुके हैं बहुत से ज़मीन, बहुत से ऐसे स्थल हैं जो मैदान बन गए हैं, आदि आदि। तो काल के साथ भी धरातल में भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन आया है। इस परिवर्तनों के अध्ययन को भूगोल में समाहित किया गया है। ये जो परिवर्तन है विविधता के साथ स्थानिक और कालिक परिवर्तन को समझने वाला विषय भूगोल है। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी में सतत रूप से परिवर्तन हो रहा है। मैं किस परिवर्तन की बात कर रहा हूँ? वो अपनी धुरी पर घूम रही हो, तो घूमते हुए सतत रूप से उसमें परिवर्तन हो रहा है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशीलता एक जीवन का एक नियम है, और इस प्रकार पृथ्वी के परिवर्तन के साथ साथ हर चीज़ में बदलाव होता है, हर वस्तु में, हर चीज़ में बदलाव होता है। काल भले कम ज़्यादा हो, पर परिवर्तन सतत रूप से लगातार होता रहता है। आप लोगों ने चूंकि यह विषय अपनी इच्छा से लिया है, आप में ये उत्सुकता होनी चाहिए कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं, क्योंकि धरातल पर और उसके आसपास की चीज़ों से हम तो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम अब ये समझने की बेहतर स्थिति में हैं कि आखिर भूगोल का अध्ययन कैसे, क्यों, भूगोल क्यों पढ़ते हैं। सतत परिवर्तन ने ही विभिन्नताओं को भी जन्म दिया है। किसी जगह वे परिवर्तन धीमे रहे, किसी जगह बड़ी तीव्र गति से होगा, चाहे वे प्राकृतिक परिवर्तन जलवायु के रूप में हो, चाहे वनस्पतियों के रूप में हो, चाहे मानव के विकास के रूप में हो। आप देखेंगे हर जगह के मानव महाद्वीपों में अलग अलग, स्पष्ट रूप से अलग दिखते हैं। आप मंगोलिया, जापान, चीन, यहाँ के मानव की संरचना देखें, उसकी तुलना एशियाई लोगों से करें, भारतीयों से करें। दूसरे आप इंग्लैंड, अमेरिका के मानव को देखें, अफ्रीका के मानव को देखें, सब अलग हैं। तो ये जो ये विभिन्नता हर चीज़ में है, और उसका मूल रूप से ताल्लुक़ है धरातल से। जिस धरातल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, धरती में जहाँ पर रहते हैं, उस धरती में होने वाले परिवर्तनों ने इनके सामाजिक संरचना, भौतिक संरचना और साथ ही साथ सांस्कृतिक संरचना को बहुत प्रभावित किया है, और यही भूगोल के अध्ययन का विषय है। भूगोल क्यों पढ़ना, ये आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी और स्पष्ट कर दूं कि भूगोल को पढ़ने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा एक ग्लोब बना रहता है, और उसके माध्यम से हम
पृथ्वी की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, उसके धरातल को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी जगह जा नहीं सकते। ये हमारे लिए संभव नहीं है कि सब जगह हम जाएं। तो इसलिए ये विषय मानचित्र में दृश्य ज्ञान की क्षमता तो प्रदान करता ही है, ना केवल दृश्य ज्ञान की क्षमता प्रदान करता है ग्लोब में, बल्कि वैज्ञानिक तकनीक देता है हमको कई अन्य जानकारियाँ लेने के लिए, जैसे कि GPS जिसको बोलते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें भौगोलिक आप कह सकते हैं भौगोलिक सूचना यंत्र है, वैश्विक यंत्र है, उसके साथ ही सुदूर संवेदन सिस्टम भी है जिसमें रिमोट कंट्रोलिंग होता है, रिमोट सेंसिंग होता है। GIS GPS का तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। तो इस प्रकार ये जो वैज्ञानिक तकनीक जो है, इसकी मदद से हम एक स्थान में रहते हुए अन्य क्षेत्रों के धरातल का, वहाँ के भूगोल का, वहाँ के भौतिक भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं। और यही भूगोल विषय का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही कंप्यूटर कार्टोग्राफी, यानी जिसे हम कहते हैं संगणक मानचित्र कला, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर के माध्यम से नक्शे बनाना, उस क्षेत्र का कंप्यूटर के माध्यम से उस क्षेत्र का नक्शा डेवलप करना, ये उस कार्टोग्राफी का एक हिस्सा होता है। दूसरे शब्दों में, इस विभिन्नताओं का अध्ययन मात्र केवल ग्लोब से नहीं हो सकता। इस विभिन्नताओं का अध्ययन विश्व की विशालता को, विश्व की इतनी विशालतम भिन्नता को देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि यदि हमें अपनी धरती को समझना है तो हम एक स्वतंत्र विषय के तय भूगोल को विषय के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करें।